इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। ये माना ही नहीं जा सकता कि धमाकों से होश में आते ही वो सर पर पैर रखकर अपने घर से भाग खड़ा हुआ हो। वो पुलिस की तहवील में जा चुकी थी। मुझे तवक्का थी कि मोहिनी अपनी तमाम तरह पुरकारी और मक्कारी के बावजूद ज्यादा देर तक तफ्तीशी अफसरान के सामने नहीं ठहर सकेगी। वो औरत थी और उससे लेडी पुलिस अफसरान ही को पूछगछ करनी थी, मगर खवातीन की पुलिस फोर्स भी अपने दूसरे हम असरों से कम नहीं थी। हालात एक ही दिन में छलांग लगाकर कहीं से कहीं पहुंच चुके। खबरें पढ़ लेने के बाद वीरा ने कहा, हवाओं का रुख बदल गया है। सोचना यह है कि अब हम किन मोहरों को आगे बढ़ाएंगे। एक बसात लिपटी है लेकिन दूसरी फैल गई है। तुम रात वाले 3 कागजों को क्यों भूल रही हो? सुल्तान शाह ने उसे याद दिलाया। इतने मोटे पलंदे में से बरामद होने वाले वो तीनों कागजात पंडित मनोहर लाल के बगैर अधूरे हैं। इनको बुनियाद बनाकर तुम किन दीवारों से अपना सर टकराओगे? वीरा ने मुझसे सवाल किया। तुम्हारे लिए वो कागजात अधूरे हैं, मगर मुझे एक राह नजर आ रही। मुझे यकीन है कि पंडित अपने घर से भागकर रुस्तम के पास ही गया होगा। रुस्तम तुम्हारे दिमाग से चिमट कर रह गया है, वीरा ने चिढ़ कर कहा। तुमने गाहे गाहे जो उसकी तस्वीर कशी की है उसके बिना पर है। मुझे पूरा यकीन है कि वो बसेरा को ऐसी किसी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं करेगा कि कानून के मुहावजों को उसके फाटक पर दस्तक देने का मौका मिल सके। रुस्तम और बसेरा 2 अलग चीजें हैं। बसेरा उसका घर है। बुरा वक्त आ जाने पर उसने अपने दोस्त को किसी और ठिकाने पर भेज दिया होगा। इसका पता सिर्फ रुस्तम बताएगा और रुस्तम बसेरा में रहता है, लिहाजा तुम एक मर्तबा फिर उधर जाओगे। वो मेरी बात काट कर गुर्राई। मैं उसके चिड़चिड़ेपन पर हंसे बगैर नहीं रह सका। मुझे रुस्तम के मकान पर चढ़ाई करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मुजरिम जहां भी हो उसकी सरकोबी जरूर होनी चाहिए। तुम जाकर गजाला के साथ खाना तैयार करो, ये मसाइल हम खुद तय कर लेंगे। सुल्तान शाह ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। यह कोशिश तुम्हारी आज़ादी के लिए की जा रही है। तुम्हें स्टेशन फोर्स रिहाई मिल चुकी है, अब बाहर निकल कर नकलो हरकत की इजाज़त भी मिलनी चाहिए। मैं तुम लोगों की वजह से एहतियात करती हूँ कि कहीं मेरी वजह से मुफ्त में न मारे जाओ। मुझे अपने दुश्मनों का खौफ है, न जान की परवाह। उसने हल्की सी खफगी के अंदाज में वहीं बैठे बैठे एक सिगरेट खत्म की और फिर वहां से उठ गई। क्या तुम वाकई रुस्तम के खिलाफ महाज खोलने का फैसला कर चुके हो? वीरा के चले जाने के बाद सुल्तान शाह ने राजदाराना अंदाज में पूछा। मैंने कोई फैसला नहीं किया। अगर वो पंडित मनोहर लाल की पुष्ट पनाही कर रहा है तो उसे इसका खुमियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। कोई ताकत उसे नहीं बचा सकेगी। कैसे पता चलाया जाए कि पंडित उसी के पास पनाहगुज़ी हैं? मेरे साथ आओ, जरा सी छेड़छाड़ से वो खुलने पर मजबूर हो जाएगा। तो क्या तुमने दोबारा अपने असल नाम से मैदान में उतरने का फैसला कर लिया? जरूरी नहीं कि बस एक ही नाम चलता रहे। कल मलिक मुमताज और मलिक अफसिल ने भी उसके दांत खट्टे किए। फिलहाल वही सिलसिला मुनासिब रहेगा। मैं उसे साथ लेकर बेडरूम में पहुंच गया और मसहरी के सराहने बैठकर रुस्तम का नंबर मिला लिया। मलिक मुमताज, मैंने तहकमाना लहजा में कहा, रुस्तम से मेरी बात कराओ। वो नाम शायद बसेरा के पूरे महल में शोहरत पा चुका था। उसने कोई सवाल करने की बजाय मुझे लाइन होल्ड करने का मशवरा दिया और फिर कदर ताखीर से रुस्तम फोन पर आ गया। तुम अव्वल दर्जे के झूठे और मक्कार हो। रिसीवर पर रुस्तम की धीमी और बयानिया सी आवाज उभरी। पिछली रात तुमने बिला वजह मेरा वक्त बर्बाद किया था। वो गुफ्तगू बिला वजह नहीं थी। मैं जानना चाहता था कि मेरे तहक्कुक की कोशिश में खाक चाटने वाले किसके आदमी थे, और यह बात खुलकर सामने आ गई। तुमको अंदाजा हो गया होगा कि हर शेर को कहीं ना कहीं सवा शेर जरूर टकराता है। अब मैं हाथ धोकर तुम्हारे पीछे लग गया हूं, तो क्या तुम अभी तक कराची ही में हो? उसका सवाल फौरी और बेसाख्ता था। तुम्हारा कभी किसी मल्क से वास्ता नहीं पड़ा, मैंने पुरगुरूर आवाज में कहा। हम लोग अपनी आन के लिए जान भी गवा देते हैं। तुम्हारी किसी अंधी तिजोरी में पड़े हुए 10 लाख रुपए मालियत के डॉलर इसका सबूत है। हमारी जमीनें रहें या जाएं, आदमी वहां लड़कर फतेहयाब हों या मारे जाएं, हमें इसकी परवाह नहीं है। तुम्हारी गर्दन पर पैर रखने के बाद ही हम कोई दूसरी बात सोचेंगे। फिल्मी अंदाज में अदा किए जाने वाले इन मुकालमों पर सुल्तान शाह हैरत से मेरा मुंह तक रहा था। कल तक मेरे सामने भीगी बिल्ली बने हुए थे। रुस्तम की आवाज बदस्तूर धीमी और पुरस्कून थी। इस वक्त कोई और ही जुबान बोल रहे हो? अपने बिल में चूहा भी शेर होता है। कल हम तुम्हारे बिल में थे, आज मैदान में है। हिम्मत है तो बसेरा से बाहर निकल कर दिखाओ। जूते मार मार कर तुम्हें भी पंडित मनोहर लाल बना देंगे। पंडित मनोहर लाल? रुस्तम ने तोड़ तोड़ कर हैरत से वो नाम दोहराया। तुम ये नाम मुझे क्यों सुना रहे हो? मान लो कि वो तुम्हारा दोस्त है, उसके सारे कागज हमारे पास हैं।
तुम्हारी बदमाशी का बदला लेने के लिए। हमने उसे जलील किया है, किस्मत भी उसका साथ छोड़ चुकी है क्योंकि पुलिस उसकी बेटी को उठा कर ले गई। वो कब तक तुम्हारे पास छुपा रहेगा? रुस्तम की आवाज़ इस बार भी तहायुर ज़्यादा थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो हरकत तुम्हारी थी। तुमने पंडित को तंग करके पस्ते हिम्मती का मुजाहरा किया। वो बहुत शरीफ आदमी है। उस शरीफ आदमी के कागज़ों का सारा अंबार हमारे लिए बेकार है। वो सामने आए तो हम उसे मुफ्त में लौटा देंगे। बस 3 कागज़ ज़रूरी मालूम होते। इससे पूछो कि वो इनकी क्या कीमत अदा करने के लिए तैयार है। तुम इससे कोई सौदेबाजी करना चाह रहे हो? रुस्तम की आवाज़ में दोबारा इत्मीनान उतर आया। कल तक हम ज़रूरतमंद थे और तुम्हारी शर्तें मानने पर मजबूर थे। आज तुम और पंडित हमारी जगह ले चुके हो। हम कुछ नहीं कहेंगे। दाम लगाओ, खुद चल कर हमारे पास आओ और लेन देन कर लो। तुम भूल रहे हो कि वो सारे कागजात मेरे नहीं, पंडित के। मगर ये याद रहे कि पंडित तुम्हारा जिगरी यार है। रुस्तम, मलकों के मुंह मत लगो। ऐसी मार खाओगे कि जिंदगी भर के लिए अपाहज हो जाओगे। तुम चलकर मेरे दर पर आए तो मैंने तुम्हें इज्जत दी थी। तुम्हें तो बात करने की भी तमीज नहीं है। ये कराची है, यहाँ जागीरों वाले कानून नहीं चलते। तुम्हें भी कोई सवा शेर टकरा सकता है। अगर मेहमानों को निहत्था करके जलील करना और इनका पीछा करना इज्जत में गिनते हो तो हम तुम्हें बहुत ज्यादा इज्जत देंगे। इतनी इज्जत कि तुम्हें संभालनी 2 बार हो जाएगी। मैंने इस्तज़ाइया लहजा में कहा। मेरे तजलील अमेज रवैये के बावजूद उसने फ़ोन बंद नहीं किया। कोई इकरार नहीं किया था तो मेरी किसी बात से इनकार भी नहीं किया था। मुझे अपना वो दावखार घर होता हुआ नजर आ रहा था। यह जिद और अना परस्ती छोड़ दो। किसी भी वक्त मेरे पास आओ, मिल बैठ कर हर बात तय कर ली जाएगी। उसने रसानियत से पेशकश की। अब हम उधर नहीं आएंगे। तुम में अपने नाम की जरा सी भी खूबू है तो हमारे पास आओ। अब हम बात तय करेंगे, तुमसे भी और तुम्हारे पंडित से भी। आखिर तुम पंडित के दुश्मन क्यों हो गए हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ छोटे मलिक साहब भी थे। तुमने 2 की बेइज्जती की। पंडित के साथ मिलकर तुम भी 2 हो गए हो। 2 का हिसाब 1 से बराबर नहीं हो सकता। मुझे जागीरों की रसूम और रवाज से जरा भी वाकफियत नहीं थी। मैंने मलिक कौम के दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए इस्तरारी तौर पर अपने और सुल्तान शाह के लिए 2 नाम चुने थे और मौका महल के मुनासबत से रुस्तम ईरानी से तेवर बदल बदल कर बात कर रहा था। मेरा अजीम तर मकसद सिर्फ एक था कि किसी तरह पंडित मनोहरलाल को रुस्तम की तहवील से निकाल कर अपनी गिरफ्त में ले सकूं। इस वक्त तक मेरी हिकमत अमली कामयाब थी। देखना यह था कि मुकालमों की वो जंग कहाँ ख़त्म होती थी। देखो, ये खोखली धमकियां हम दोनों का वक्त बर्बाद कर रही हैं। मैंने बेपरे उलाया में रुस्तम की बात काट दी। तुम वक्त की बात कर रहे हो। हम धावा भोल कर तुम्हारी हवेली को बर्बाद कर देंगे। बसेरा की ईंट से ईंट बजा देंगे। मेहमान बनकर आना तो 100 बार आओ, लेकिन किसी बुरी नीयत से तुमने इधर का रुख किया तो मेरे आदमी तुम्हें और तुम्हारे हामियों को पाटिक पर ही ढेर कर देंगे। मैं तुम्हारा कोई कमजोर हारी नहीं, कराची का एक ताकतवर शहरी हूं। मुझसे पंजा लड़ाने वाले अपनी उंगलियां तुड़वा बैठते हैं। वो कागज तुम्हारे नहीं है। तुम अपने चूहेदान से बाहर निकलने पर आमादा नहीं हो तो तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। हम तुमसे फिर किसी वक्त मुलाकात करें। वो कागज किसी के भी हों, मैं इनके एवज मैं तुम्हें तुम्हारी दी हुई रकम लौटा सकता हूँ। मैंने तहकीर अमेज हुनकारा भरकर कहा, हमने वो रकम जरा सी जाती रंजिश का बदला लेने के लिए खर्च की थी। तुम कराची के कोई सुरमा हो तो कोई बड़ी बात करो। 12-15 तुम क्या चाहते हो? उसने नरमी से प्याजी का मुजाहरा किया। पैसा मर्द के हाथ का मैल होता है। पंडित को ले आओ, हम खुद उससे सौदा कर लेंगे। तुमको बताना होगा कि तुम्हारे आदमियों ने हमारा पीछा क्यों किया था और हाथ जोड़कर मुआफी मांगनी होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इस बार रुस्तम की आवाज में हल्की सी तुर्शी थी। मैंने तुम्हारी पगड़ी नहीं उछाली कि तुमसे मुआफी मांगता फिरूं। मेहमानों को खुद हथियार छोड़कर मेजबानों से मिलना चाहिए। रही पीछा करने की बात तो दूसरी मुलाकात में तुम्हारी बातों ने मुझे शुबे में डाल दिया था। उसी वक्त मैंने इरादा कर लिया कि अगली बार तुम्हारा पीछा कराऊंगा। इन बातों को याद करोगे तो तुम्हें मेरा फैसला दुरुस्त महसूस होगा। पंडित को कब और कहां ला रहे हो? मैं एकदम नर्म पड़ गया। मैं देखना चाहता था कि वो पंडित मनोहर लाल के बारे में कहां तक समझौता करने पर तैयार है। वो कहीं नहीं आ सकता तो मुझसे बात करो, मैं अभी फैसला कर दूंगा। सारे कागजात लोगे या सिर्फ 3 की बात कर रहे हो? मैंने उसे सुलगाने का इरादा कर लिया। तुमने 3 की बात की है, बाकी उसके खातों के हिसाब और तमस्कात हैं। तुमने वो सब मुफ्त में लौटाने का वादा किया था। 3 कागजों के लिए 3 करोड़ का बंदोबस्त कर लो। जगह हम बता देंगे। मैंने रौनक से कहा, 3 कागजों के लिए 3 करोड़? इस बार रुस्तम अपनी हैरत पर काबू नहीं रख सका। मेरे मुतालबे ने शायद उसके होश उड़ा दिए थे। पंडित से पूछ लेना, मैं फिर किसी वक्त फोन कर लूंगा। इन कागजों के लिए शायद वो अपनी जिंदगी भी गिरवी रखाने पर आमादा हो जाए। यह कहकर मैंने फोन बंद कर दिया।
میں فون بند کر کے سلطان شاہ کی طرف مڑا تو ویرا دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے دروازے کے وسط میں تنی ہوئی کھڑی تھی۔ کہو، رستم سے گفتگو کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس نے تنزیہ لہجے میں پوچھا۔ پنڈت کو اسی نے پناہ دی ہوئی ہے، تینوں کاغذ بہت اہم ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ کاغذ کے ان پرزوں کے بارے میں کیا اسی نے تمہیں بتایا ہے؟ ویرا نے بے اعتباری سے پوچھا۔ میں نے 3 کاغذوں کا حوالہ دیا تھا، وہ ان کے 15 لاکھ دینے پر آمادہ ہے۔ چند ہی روز میں تمہاری رقم 1.5 گنا ہو کر واپس مل رہی ہے۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہماری رقم تو اول خان لوٹا ہی دے گا، اب میرا ہدف صرف پنڈت ہے، اسی وجہ سے میں نے 3 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا ہے۔ بظاہر وہ تمہارا مطالبہ تسلیم کر لے گا، مگر کاغذ لے کر تمہاری گردن اڑانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ کہتی ہوئی وہ خوابگاہ میں آ گئی۔ تم اس مرتبہ پھر آگ سے کھیل رہے ہو، ذرا وہ تینوں کاغذ ایک مرتبہ پھر دکھاؤ مجھے پتا تو چلے کہ ان میں کیا راز پنہا ہے۔ میں نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے وہ تینوں کاغذ نکال کر ویرا کی طرف بڑھا دیے۔ سلطان شاہ بھی تجسس سمیز انداز میں کرسی سرکا کر آگے آ گیا۔ ایک کاغذ کاپی کے بوسیدہ سے صفحے پر مشتمل تھا، اس کے اوپری گوشے پر پھیکی کلمی تحریر میں موساد کا لفظ تحریر تھا۔ اس کے نیچے خط لگا کر 6 ہندسوں پر مشتمل ایک نمبر لکھا ہوا تھا۔ نیچے شاید چیف اور اس کے سیکرٹری کے فون نمبر درج تھے۔ یہ سب میرا قیاس تھا، ورنہ ویرا اس صفحے کو یکسر مسترد کر چکی تھی۔ اس کے نزدیک اسرائیلی سیکرٹ سروس موساد کا نام بھی اہم نہیں تھا۔ دوسرا کاغذ انگریزی میں چھپا ہوا تھا، اس پر کہیں کسی کا نام تھا، نہ دستخط اور تاریخ۔ اوپر جوش انٹرنیشنل سیکرٹ سوسائٹی کا نام اور اس کا مخفف ہے GISS چھپا ہوا تھا۔ متن میں تصدیق کی گئی تھی کہ اس کاغذ کا حامل تمام عملی اور نظریاتی مقاصد کے لیے سوسائٹی کا تاحیات رکن منتخب کر لیا گیا ہے۔ ویرا نے اس کاغذ کو بھی بے معنی اور گمراہ کن قرار دیا تھا۔ تیسرا کاغذ بھی کلمی تھا، اس پر ہاتھ سے 4 خانے بنا کر کسی ترتیب کے بغیر 7 کتاروں میں انگریزی کے حروف تہجی لکھے گئے تھے۔ ہر حرف کے سامنے ایک نمبر لکھا ہوا تھا جو 2 ہندسوں پر مشتمل تھا۔ وہ تینوں کاغذ پنڈت کی تجوری سے برآمد ہونے والی ایک ہی فائل سے نکلے تھے اور بادی نظر میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بچے نے حروف تہجی اور ہند سے لکھنے کی مشق کی ہو سکتا ہے کہ پنڈت اور رستم کے لیے کوئی اور کاغذات اہم ہو، جبکہ تم ان محمل پرزوں کا حوالہ دے رہے ہو۔ ویرا چند منٹ تک ان کاغذوں میں سر کپانے کے بعد بولی، مجھے ان میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ فائلوں کی دوبارہ ورگردانی کرو گے تو ایسے کئی کاغذ اور بھی مل سکتے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ شروع سے اب تک تمہارا ساتھ دینے کے باوجود میں ابھی تک ان کاغذوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکا۔ سلطان شاہ نے بھی ہتھیار ڈال دی، یہ تم دونوں کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ میں موسیٰ کے بیان کی روشنی میں ان تینوں کاغذوں کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے انہیں اہمیت دے رہا ہوں۔ میں نے کہا، کوئی کاغذ صرف اسی وجہ سے اہم نہیں ہو سکتا کہ اس پر اسرائیلی سیکرٹ سروس یا اس کے 2 عام عہدوں کے نام لکھ دیے گئے ہیں۔ میرا اپنی عادت کے مطابق پھر بحث پر تلی ہوئی تھی۔ یہ نام اور ان کے بارے میں مضامین معلومات عامہ کی بہت سی کتابوں میں مل جائیں گے، انہیں کسی بھی طرح اہم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے اس سے بحث جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں تم کو اپنی رائے قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس وقت رستم سے ہونے والی گفتگو نے میرے اندازے کی تصدیق کی ہے۔ وہ سودے پر آمادہ ہو بھی گیا تو تمہیں اس سے مل کر شرمندگی ہوگی۔ وہ ان کاغذوں کو پہلی نظر میں مسترد کر دے گا، ویرا نے فتویٰ دے دیا۔ میں نے اس کے جواب میں خاموشی بہتر سمجھی۔ بحث کو بڑھانے میں اسے یدت طولہ حاصل تھا۔ میرے ذہن میں ان واقعات کی بنیاد پر ایک سنگین خاکہ ترتیب پا چکا تھا، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی روشنی میں کام کو کس طرح آگے بڑھایا جائے۔ رستم کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اول خان کی مجبوریاں اور اس کا محتاط رویہ میرے سامنے تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ میرے پاس سرکاری حلقوں تک رسائی کے لیے اول خان کا کوئی متبادل نہیں تھا۔ میں نے اول خان سے رابطہ کیا تو اس کے پاس کوئی خاص کام نہیں تھا۔ میری فرمائش پر وہ فوراً ہی ہمارے پاس آنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ پچھلی رات وہ بھی کافی دیر تک اس پلندے میں سر کپاتا رہا تھا جو میں پنڈت منوہر لال کی تجوری سے نکال کر لایا تھا، لیکن کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی وہ واپس چلا گیا تھا۔ اپنے ٹھکانے سے ہماری روانگی کے بعد اسے اپنے گھر کا خیال آ گیا تھا۔ بیوی بچوں کو پشاور سے بلانے سے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی اور روز مرہ لوازم کی فراہمی کے لیے اسے تھوڑا سا وقت درکار تھا۔ اول خان کے آنے سے پہلے میں نے 3 خصوصی کاغذوں سمیت پورا ریکارڈ فاضل خوابگاہ میں منتقل کر دیا۔ کسی ہنگامی ضرورت کے لیے غزالہ نے وہاں اتنا بندوبست کر دیا تھا کہ اسے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ کھلے ہوئے ڈرائنگ روم کے مقابلے میں میں وہاں زیادہ سکون سے بات کر سکتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اول خان کے ساتھ راز و نیاز کی تیاری ہو رہی ہے۔ مجھے فائلوں وغیرہ کا ڈھیر منتقل کرتے دیکھ کر ویرا نے تنزیہ کہا، راز و نیاز سے زیادہ یہ تمہاری سہولت کا خیال ہے۔ تم ڈرائنگ روم میں آرام سے بیٹھی ٹیلی ویژن پر پروگرام دیکھتی رہو، اور اگر میں ٹیلی ویژن پر پروگرام نہ دیکھنا چاہوں تو؟ اس نے سوال کیا۔ پھر تم ہمارے ساتھ شریک ہو سکتی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم کھلے ذہن سے شرکت کرو۔ ابھی تک تم مخالفت برائے مخالفت کرتی رہی ہو، میں خاموش رہوں گی۔
वो इठला कर बोली, देखना चाहती हूँ कि तुम अव्वल खान को किस तरह शीशे में उतारते हो। वो तुम्हारी बातों से बहुत जल्द मुतासिर हो जाता है। माकूल बात तुम्हारे सिवा हर एक को मुतासिर करती। बारहा ऐसा हो चुका है कि एक बात पर अड़ जाने के बाद तुम्हें अपना मुवक्किफ बदलना पड़ा है, फिर भी ढटाई तुम्हारी फितरत में शामिल है। वो मेरे साथ ही ख्वाबगाह में चली आई और एक कुर्सी पर विराजमान होगी। मैं कभी कभी तुमसे तकरार के लिए भी ऐसी बातें कर लेती हूँ, लेकिन ईमानदारी से बता रही हूँ कि इस बार मैं तुमसे जरा भी मुत्तफिक नहीं हूँ। तुमने फिर वही मौजू जिंदा करके मेरा दिमाग खराब करना शुरू कर दिया। मैंने उसे घूर कर सख्ती से कहा, मैं इसीलिए इस कमरे में आया था। वीरा अपने दोनों कानों को छू कर दिल आवेज अंदाज में मुस्कुरा दी। अव्वल खान आया तो बदस्तूर मेरे सर पर सवार किया। गनीमत था कि इस दौरान में उसने अपने वादे की मुकम्मल पासदारी की थी। मैं खुद भी दफ्तर में उकताहट महसूस कर रहा था। अव्वल खान ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बताया, बस ये सोच कर बैठा रहा कि तुम चारों मुझसे पीछे छुड़ा कर भागे हो। मैंने रोज यहाँ के चक्कर लगाने शुरू कर दिए तो तुम फिर घबरा जाओगे। ला हौला वला कुव्वत। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, तुम कैसी बातें करते हो यार। वो उकताहट तुम्हारी जात से नहीं, वहां के संगलास और यकसा मर्दाना माहौल से थी। वीरा को वहां अपना दम घुटता हुआ महसूस होता था। ये ज्यादा देर तक ऐसे खुश्क माहौल में नहीं रह सकती। ये गजाला की शिकायत थी। बिला वजह मुझे बदनाम मत करो, वीरा ने एहतजाज किया। शिकायत किसी का भी हो, इसका वजूद जरूर था। अव्वल खान बोला, मेरी खराबी ये है कि मैं खुद को अपने माहौल से अलग नहीं समझता, क्योंकि अंत तक मेहनत और बेलोस कारकर्दगी के लिए तो माहौल मेरा अपना ही पैदा किया हुआ है। जाहिर है, मैंने इकरार किया, कमांडर अपनी कमान में मौजूद हर खूबी और खामी का पूरी तरह जिम्मेदार होता है। कभी यह ख्याल दिल में ना लाना कि हम में से कोई तुम्हारी जात से फरार का ख्वाहा है। स्टेशन 4 में हमारे लिए तुम ही तब्दीलियों की अलामत थे, वरना हमारे लिए वहां खाने, ऊँगने और फिर सो जाने के अलावा क्या मसरूफियत थी। ये बातें चलती रहेंगी। उसने कुर्सी में पहलू बदल कर कहा, यह बताओ कि रात क्या नतीजा निकला। तमसकात, बैंक स्टेटमेंट और प्रो नोट, ये इस थैले की कुल कायनात थी। इस फलंदे से अंदाजा होता है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर सूदी कारोबार चला रहा है। ये कहते हुए मैंने अलग निकाले हुए तीनों कागज उसके सामने डाल दिए। अव्वल खान ने गौर से उन कागजों का जायजा लिया। इसके सपाट चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वीरा की तरह वो भी किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। क्या ये कागज भी इन्हीं फाइलों में से मिले? खासे तवील और तफक्कुर अमेज सकूत के बाद उसने पूछा। इसके कारोबारी दस्तावेजात से हटकर बस यही 3 कागज मुख्तलिफ थे। मोसाद और सीक्रेट सोसाइटी के नामों की वजह से इन कागजों की कोई अहमियत हो तो हो, वरना बज़ाहिर ये बेमानी मालूम होते हैं। उसने तजब्जुब से कहा, मेरी राय तुमसे 100% मुत्तफिक है। वीरा मतलब की बात सुनते ही बेसाख्ता बोल पड़ी। गौर करने वाली बात यह है कि पंडित मनोहर लाल के घर बज़ाहिर चोरी की वारदात होती, वो कुछ देखे भाले या पुलिस से रजू किए बगैर रिपोर्ट हो जाता है। इसका क्या सबब समझ में आता है? मैंने बुनियादी सवाल उसके सामने रख दिया। मैं उसकी रिपोर्ट को ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा। तुमने खुद बताया कि वो नशे में मदहोश था। फायरिंग की शोर से बढ़ाकर उठा और घर से निकल भागा। नशा उतरने के बाद उसे अपने घर लौट आना चाहिए था। मैंने अव्वल खान के इस्तदलाल पर अपनी झुल्लाहट का इजहार किया बगैर पूछा, हो सकता है कि वो आया हो। उस वक्त तक पुलिस उसकी बेटी को ले जाने के लिए वहां पहुंच चुकी थी। वो खौफजदा होकर उल्टे पांव कहीं गायब हो गया। उसे खौफ होगा कि कहीं वो भी न धर लिया जाए। अव्वल खान के मंतकी जवाब पर वीरा फातियाना अंदाज में मुस्कुराने लगी, मगर मैंने इस तरह नहीं सोचा। मुझे अपना नुक्ता नजर बयां करना पड़ गया। तुम शराब नहीं पीते इसलिए यह बात नहीं समझ सकोगे, मगर वीरा मुझसे इत्तिफाक करेगी कि आदि शराबी कैसे ही नशे में हो, लाशौरी तौर पर अपने मफादात के बारे में होशियार रहता है। वो फायरिंग से बदहवास होकर नहीं भागा। यह देखकर उसके औसान खता हो गए कि नामालूम चोर नकदी और जेवरात को छोड़कर सारा रिकॉर्ड ले गए। और तुम्हारा ख्याल है कि इस रिकॉर्ड से ज्यादा इन 3 कागजों की फिक्र थी? उसने पूछा। तुम ज़हीन हो, यह वाकया बिल्कुल उसी तरह रूनमा हुआ है। उसका सबूत यह है कि पंडित को रुस्तम ईरानी ने पनाह दी हुई है। मैं रुस्तम से बात कर चुका हूँ। अव्वल खान की आंखों में उकाबी चमक नमूदार हो गई और अपनी कुर्सी में चौकन्ना होकर बैठ गया। मैंने रुस्तम के साथ होने वाली गुफ्तगू दोहरानी शुरू कर दी। तफसीलात सामने आने के साथ साथ अव्वल खान के चेहरे पर जो चुखरोच बढ़ता जा रहा था। बातें बहुत सीधी और वाज़ेह थीं और खुद एक राह का तयन कर रही थी। तुम बिल्कुल सही समत में सोच रहे हो। पूरी बात सुन लेने के बाद अव्वल खान बोला, हो सकता है कि पंडित खुद मोसाद के लिए काम कर रहा हो। ज्यूश इंटरनेशनल सीक्रेट सोसाइटी वाला मतबुआ सदाकत नामा सिर्फ उसी के लिए है। 4 खानों में बना हुआ चार्ट इनके खुफिया पैगामात का डीकोडर हो सकता है। अव्वल खान ने पुरजोश लहजे में दरमियान से मेरी बात उचक ली। यह बिल्कुल डीकोडर चार्ट है। ए से जेड तक तमाम हरूफ के लिए नंबर मुकर्रर किए गए हैं। बात मेरे ज़हन में चकरा रही थी, लेकिन मैं इतने सही नतीजे तक नहीं पहुंच सका था।
اگر سیکرٹ سوسائٹی کے ارکان نے اپنے لیے ڈی کوڈر اسی طرح ہاتھ سے نقل کیا ہوا ہے تو سوسائٹی بہت یتیم اور مسکین معلوم ہوتی۔ ویرا نے متفقہ رائے کا بے دردی سے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جس سوسائٹی کے پیچھے یہودیوں کا ذہن کار فرما ہو وہ ہرگز اتنی بے سر و سامان نہیں ہو سکتی۔ دنیا جانتی ہے کہ یہودی اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے دریا دلی سے پیسہ لٹاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پنڈت نے کسی مجبوری کی وجہ سے مطبوعہ ڈی کوڈر چارٹ کو نقل کیا ہو۔ یہودی سرگرمیوں کے لیے پاکستان ایک دشوار سرزمین ہے۔ اول خان میرا ہم نوا بن چکا تھا۔ ڈیوڈ اسٹارز کے تعاقب میں ہم نے امریکہ کی خاک چانی ہے۔ ویرا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، گیپ جیسے اہم معاہدے کی فائل تم نے خود حاصل کی تھی۔ یہودیوں کی سرگرمیوں کو قریب سے دیکھنے کے باوجود ہمیں کہیں بھی اس سیکرٹ سوسائٹی کا نام سننے کو نہیں ملا اور تم نے اسے پنڈت کی تجوری سے برآمد کر لیا۔ میری دعا ہے کہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، مگر میری رائے ہے کہ اس طرح ہم وقت ضائع کریں گے۔